Hello students. Now today we are going to start our new chapter number 4, moving charge and magnetism. What is magnetism? Simply the characteristic of magnetic field. वैसे तो लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के बारे में बहुत पहले से ही नॉलेज थी कि भाई इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, लेकिन कुछ सालों पहले ही इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था फिजिक्स के अंदर। और ये किसने किया था? मैक्सवेल ने। मोस्टली डिस्कवरी और मोस्टली जो टेक्नोलॉजी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल तो इस चैप्टर में हम ये सारी बातें डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा इस चैप्टर में जो मेन कंक्लूजन रहेगा वो मैग्नेटिज्म का रहेगा, लेकिन वो मैग्नेटिज्म भी कहाँ से आएगा? हमारे इलेक्ट्रिक सिटी से आएगा। तो वही हम सब कुछ यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट द चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होता है जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये एक्सपेरिमेंट है। तो समझेंगे क्या था हमारा ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखिए, जो साइंटिस्ट ओरस्टेड थे, एक्चुअली ही वाज डूइंग समथिंग डिफरेंट। वो अपना कुछ और ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, लेकिन ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही फाउंड समथिंग डिफरेंट। ही वाज डूइंग हिज ओन एक्सपेरिमेंट, लेकिन ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ अलग ही चीज पाई, और जो कुछ भी उन्होंने ऑब्जर्व किया वो आगे चल के बहुत बड़ी डिस्कवरी और बहुत बड़ा अचीवमेंट बना फिजिक्स में। तो क्या था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? लेट्स सी। उन्होंने देखा कि मान लीजिए वी हैव अ वायर, एक सिंपल सर्किट लिया गया, और इस सर्किट को हम एक बैटरी से क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं। ये हमारी V वोल्ट की बैटरी, जिससे हमें क्या मिलेगा? करंट I। और मान लीजिए ये कोई वायर था, ये कोई रेजिस्टेंस था। ओके, चलिए। तो उन्होंने देखा कि इस वायर के पास एक जो कंपास, मैग्नेटिक कंपास था, ठीक है, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही इस की को ऑन किया गया, जैसे ही इस की को क्या किया गया? ऑन किया गया, तो हमें एक करंट मिलता है। और ये जो कंपास है, मैग्नेटिक कंपास, जो इस वायर के पास रखा हुआ है, ये एकदम क्या करता है? डिफ्लेक्शन देता है। यानी ये कंपास क्या करता है? एकदम डिफ्लेक्ट करता है। दिस मैग्नेटिक कंपास शो, मैग्नेटिक कंपास शो डिफ्लेक्शन। बस यही सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन था, क्योंकि नॉर्मली सभी लोगों को मालूम था कि मैग्नेटिक कंपास जो है वो किसके रिस्पेक्ट में अपना रिस्पांस देता है? मैग्नेटिक फील्ड। नाम ही क्या है? मैग्नेटिक कंपास। सभी लोगों को इंफॉर्मेशन था कि जब किसी मैग्नेटिक कंपास को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो वो जो मैग्नेटिक कंपास है वो नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में क्या हो जाता है? अलाइन हो जाता है। यानी मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। कहां? इन द मैग्नेटिक फील्ड। सभी को ये इंफॉर्मेशन थी कि अगर हम किसी मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में क्या हो जाती है? अलाइन हो जाती है।
लेकिन यहां एक सबसे बड़ा डिफरेंस था कि ऑरस्टेड ने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास है वो किसके रिस्पेक्ट में अपना रिस्पांस दे रहा है, एक वायर, और वायर भी कैसा, करंट कैरिंग वायर। बात समझ में? तो ये तो क्लियर था कि मैग्नेटिक कंपास जब भी रिस्पांस देगा, किसके रिस्पांस में देगा, मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। तो यहां से ये कंक्लूजन ऑरस्टेड ने निकाला कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर दिया जाए तो डेफिनेटली उसके अराउंड देयर मस्ट बी अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द अचीवमेंट। ओके, तो सबसे पहले क्या था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अगर आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में शॉर्ट नोट से पूछ लिया जाए कि व्हाट वाज ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट, तो आप लिखेंगे इट वाज फाउंड दैट ये पाया गया a magnetic compass show certain deflection by the it was found that a magnetic compass show certain deflection placed, जो रखा हुआ था near a current carry wire। ओके, तो ये पाया गया कि एक मैग्नेटिक कंपास जो एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा हुआ था वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है। क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है, which means that a current carrying wire produce certain amount of magnetic field near around it, अपने चारों तरफ around it। तो इसका मतलब यही हुआ which mean that a current carrying wire produce a certain amount of magnetic field around it। तो ये कंक्लूजन ऑरस्टेड ने दिया, ये चीज उन्होंने ऑब्जर्व करी और इसको ऑब्जर्व करने के बाद ये कंक्लूजन उन्होंने दिया। यानी हमें यह समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड के, सबसे पहले लोग क्या सोचते थे, मैग्नेटिक फील्ड के कितने सोर्स होते हैं। लोगों को मालूम था कि मैग्नेटिक फील्ड का एक ही सोर्स होता है और वो क्या होता है, मैग्नेट। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के बाद लोगों की सोच बदली और तब जाकर उन्होंने माना कि मैग्नेटिक फील्ड के 2 सोर्स होते हैं, नंबर 1 मैग्नेट और नंबर 2 करंट कैरिंग वायर। वी हैव दैट 2 सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट एंड करंट कैरिंग वायर। चलिए, तो ये था ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट और ये था उसका ऑब्जर्वेशन या कंक्लूजन। ओके, चलिए इसमें थोड़ा सा ये और पता होना चाहिए कि ये जो मैग्नेटिक निडल थी ये डिफ्लेक्शन कैसे करती थी, हाउ इट डिफ्लेक्ट, ये थोड़ा सा और समझेंगे। इसमें देख लीजिए, इसको रब कर दें, ये आपने बना लिया होगा, ठीक है, देख लीजिए। इसमें एक चीज और पाई गई कि जो मैग्नेटिक, ये तो क्लियर था कि हमारे पास एक वायर था, वायर में हमने करंट फ्लो किया और उसके पास हमने क्या रखा, एक मैग्नेटिक कंपास। तो जैसे उसमें करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक कंपास क्या करता है, डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या थी, किस तरीके से वो डिफ्लेक्ट करता है, उसको भी थोड़ा सा समझिए। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर था, ओके प्यारे बच्चों, ये हमारे पास वायर
और ये जो वायर है ये आप इसको इस तरह से इमेजिनेट कीजिए, ये ठीक है, जैसे मार्कर स्ट्रेट है वैसे ये वायर है, ओके। और ये इसके बराबर में क्या रखा हुआ है, मैग्नेटिक कंपास, ठीक है। तो ये पाया गया कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है, जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ तो ये मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो कैसे डिफ्लेक्ट करती है, भाई डिफ्लेक्ट करती है यानी कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल की डायरेक्शन होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी, किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करती है। तो ये पाया गया कि वायर के चारों तरफ आप सर्कल इमेजिनेट कीजिए, वायर के चारों तरफ आप क्या इमेजिनेट कीजिए, सर्कल इमेजिनेट कीजिए, और उस सर्कल की जो टेंजेंट है उस टेंजेंट के अलोंग मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो क्या हो जाती थी, अलाइन हो जाती थी इस तरह से। मान लीजिए ये हमारा वायर और इस वायर में ये है करंट I, मान लीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इस वायर के चारों तरफ इमेजिन कीजिए एक सर्कल को, इमेजिन कीजिए एक सर्कल को, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक कंपास है, जो मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी, ठीक है, मान लीजिए मैग्नेटिक कंपास की नीडल थी, ठीक है, नॉर्थ साउथ, अगर इसको हम यहां रख दें तो नॉर्थ साउथ, इसको यहां रखें नॉर्थ साउथ, इधर रखें नॉर्थ साउथ, यहां रखें नॉर्थ साउथ, इधर रख दें नॉर्थ साउथ। तो समझ में आया, यानी जो मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन तो दे रहा था ऐसे वायर के चारों तरफ जिसमें करंट था, लेकिन उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन क्या थी ये भी जरा इंपॉर्टेंट है। तो समझ लीजिए क्या डायरेक्शन थी, the direction of magnetic compass needle, the direction of magnetic compass needle is tangent, the direction of magnetic compass needle is tangent to the imaginary circle around the current carry wire। तो ये थी मैग्नेटिक कंपास नीडल की डायरेक्शन। तो ये भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। तो ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि इसके बारे में आप बहुत ज्यादा डीपली जाएं। बेस है, ये हमारी आगे की इंफॉर्मेशन का क्या है, बेस है, लेकिन एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा इसके बारे में, या तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आपको केवल इसकी 2-3 बातें ही माइंड में रखनी है कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये क्या पाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पूछा जा सकता है कि ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था, कि भाई ऑरेस्टेड ने देखा कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसके पास एक मैग्नेटिक कंपास है, तो जैसे वायर में करंट फ्लो हुआ तो उसके पास जो कंपास रखा हुआ था वो क्या करता है, डिफ्लेक्शन करता है। एक बात, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, तो सभी को मालूम था कि मैग्नेटिक कंपास जब भी रिस्पॉन्स करता है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड करता है। तो ये कंक्लूजन निकला कि ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके चारों तरफ 100% कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ठीक है, करंट कैरिंग वायर के पास जो मैग्नेटिक नीडल है जो डिफ्लेक्शन शो करती है उसकी डायरेक्शन क्या थी, तो उसमें आप बताएंगे कि वायर के चारों तरफ एक सर्कल को इमेजिनेट कीजिए, उस सर्कल की जो टेंजेंट होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास क्या करती थी, डिफ्लेक्शन शो करती थी। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। केवल आपको ये मेन पॉइंट क्या करने हैं,
याद करने हैं, इसके अंदर डीपली बातें क्या समझनी है, उसके लिए अभी हम आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हुए हैं। बट माय डियर स्टूडेंट, ऑल स्टेट एक्सपेरिमेंट के बारे में केवल ये आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ये बातें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए। ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए बच्चे, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं। ये हमारा ऑल स्टेट एक्सपेरिमेंट हो गया है, ठीक है। इसमें बस केवल मेन बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, ध्यान से समझिए क्या लिखा है मैंने, मैग्नेटिक फील्ड सोर्स, यानी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो नंबर 1, मैग्नेट, बिल्कुल सही बात है, ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि एक मैग्नेट क्या करती है, एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और अब आप ऑल स्टेट एक्सपेरिमेंट पढ़ने के बाद अब आप एक सेंटेंस और बोल सकते हैं कि मैग्नेट तो है ही, मैग्नेट तो था ही मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स, लेकिन ऑल स्टेट एक्सपेरिमेंट के बाद हमें एक चीज और पता चली कि मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स और होता है, क्या, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड के कितने सोर्स होते हैं, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड के 2 सोर्स होते हैं, एक होता है मैग्नेट और दूसरा होता है करंट कैरिंग वायर। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इस चीज को अभी से अपने दिमाग में फीड कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। करंट कैरिंग वायर एक ऐसा वायर जिसमें करंट है, लेकिन इसका एक बहुत ही प्यारा नाम होता है, इसको हम बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये आगे चल के काफी यूज होने वाला है ये नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो बुक में जब भी आपको क्या वर्ड दिखाई दे, बुक में जब भी आपको दिखाई दे करंट एलिमेंट, बुक में जब भी आपको क्या वर्ड दिखाई दे, करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वायर जिसके अंदर क्या है, करंट। व्हाट इज करंट एलिमेंट, द वायर हैविंग करंट, सिंपल सी बात। तो ये दो हमारे होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स। अब एक जरा हम एक मजेदार बात डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा उस पर ध्यान देना, ठीक है। कभी आपने उस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन पढ़ा तो खूब होगा, समझा भी खूब होगा, लेकिन जरा समझिए। देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं, जरा ध्यान देना, मैंने यहां लिखा सोर्स, मैं यहां लिखता हूं फील्ड, और मैं यहां लिखता हूं अप्लाई। आप कहोगे सर ये क्या लिख रहे हो, लेट्स सी। मान लीजिए मैं लिखता हूं मास, देखिए मैं लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, ये अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मान लीजिए मैं लिखता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड, मैंने लिखा ग्रेविटेशनल फील्ड। एक फील्ड आप सभी 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 11th क्लास में आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन, तो एक फील्ड मैंने लिया ग्रेविटेशनल फील्ड। अब मैं आपसे प्यारे बच्चे पूछना चाहूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन होता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स होता है मास। ये तो पढ़ा है आपने, F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, या दुनिया में जितना भी मास है सभी मास का अपना अपना क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड। अर्थ का अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, सन का अलग ग्रेविटेशनल फील्ड, मून का अलग, सबका अपना अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स कौन है, मास। हमारे नेचर में जिसके पास मास है उसका ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स किस पे लगाता है, तो आप कहेंगे सर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो फोर्स किस पे लगाता है, मास पे लगाता है। यानी अर्थ के पास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड, तो बताइए वो किस पर फोर्स लगाएगा, मून के ऊपर। अर्थ मास, मून मास, यानी मास ने ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया और वो फील्ड फोर्स लगाता है मास पे। यानी फील्ड है ना, फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा, उसी चीज पे फोर्स लगाएगा जैसा नेचर उसके सोर्स का था।
तो ग्रेविटेशनल फील्ड किस पे फोर्स लगाएगा? तो उसी पे लगाएगा जो नेचर उसके सोर्स का था। तो बताइए ग्रेविटेशनल फील्ड का सोर्स क्या था? मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड मास पे ही फोर्स लगाएगा। और समझिए हमारे पास चैप्टर 1 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होता है वो। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन होता है? चार्ज। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा? चार्ज पर ही तो फोर्स लगाएगा। तो दिमाग में बात आ गई। यानी कोई भी फील्ड किस पे फोर्स लगाता है? जैसा उसका नेचर होता है सोर्स का। ओके, अब मैं अगर आपसे बात करूं मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताइए। तो आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड के तो हमारे पास दो सोर्स हैं। नंबर 1 मैग्नेट। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला है मैग्नेट से, मान लीजिए ये हमारे पास कोई भी क्या है, एक मैग्नेट है। इस मैग्नेट के चारों तरफ क्या है? इस मैग्नेट के चारों तरफ इसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड जो आपको कहां से मिला है? मैग्नेट से। तो बताइए ऐसा मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा? मैग्नेट पर ही फोर्स लगाएगा। करंट, बात समझ आ गई? ओके। और अगर सोर्स क्या है? करंट एलिमेंट। क्या है? करंट एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? तो फोर्स भी किस पर लगेगा? करंट एलिमेंट। यानी आपके पास अगर दो वायर हैं, समझिए मैंने एक वायर लिया AB और एक वायर लिया CD। इस वायर में अगर मैं कुछ करंट फ्लो करा देता हूं AB में, तो इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो अभी हमने पढ़ लिया है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, AB वायर में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बना, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया? करंट एलिमेंट से। तो फोर्स भी किस पे लगाएगा? करंट एलिमेंट पर फोर्स लगाएगा। यानी जैसे दो मैग्नेट, ध्यान देना प्यारे बच्चों, जैसे दो मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं, उसी तरह से दो करंट एलिमेंट भी एक दूसरे को अट्रैक्ट और क्या रिपेल करेंगे। ये बात आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो क्या ये बात समझ में आ गई? सीधी सी बात बोली है। मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स कौन होते हैं? मैग्नेट और करंट कैरिंग वायर या करंट एलिमेंट। ठीक है, सोर्स तो हो गए, लेकिन ये फोर्स किस पर लगाएंगे? तो मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा वो मैग्नेट पर फोर्स लगाएगा, और करंट एलिमेंट से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो करंट एलिमेंट पे ही फोर्स लगाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए ओके, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड सोर्स। मैग्नेटिक फील्ड के कितने सोर्स होते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड के दो सोर्स होते हैं। मैग्नेट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, करंट एलिमेंट भी अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड करता क्या है? मैग्नेटिक दुनिया में जितने भी फील्ड हैं सबका एक ही काम है, फोर्स अप्लाई करना। ग्रेविटेशनल फील्ड का काम क्या है? फोर्स अप्लाई करना। किस पर? जिसने उसी पर करेगा, मतलब ऐसे चीज पे करेगा जैसे उसका सोर्स का नेचर था। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के सोर्स का नेचर क्या था? मास। तो मास किसी दूसरे मास पे अप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे फोर्स अप्लाई करेगा? तो पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किसने किया? चार्ज ने। तो किसी दूसरे चार्ज पर ही फोर्स लगाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाएगा? तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिला है किसी मैग्नेट से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा किसी दूसरे मैग्नेट पे। और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला है किसी करंट एलिमेंट से, तो वो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा किसी दूसरे करंट एलिमेंट पे। तो क्लियर हो गया फील्ड का काम क्या होता है? फील्ड का एक ही काम होता है, फोर्स अप्लाई करना। तो मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स तो हमने पढ़ लिए। अब हम देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, या जिसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स तो क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स? इसको तो खैर ज्यादा सिंपल, कुछ डिफिकल्ट है नहीं ये। इट इज द फोर्स अप्लाई बाय
मैग्नेटिक फील्ड, इट इज द फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स अप्लाई करता है उसी को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब ये मैग्नेटिक फोर्स कहां से मिला? मैग्नेटिक फील्ड से। तो फोर्स लगेगा किस पे? अगर ये मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट का है तो ये मैग्नेटिक फोर्स किस पर लगेगा? मैग्नेट पर, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, बात समझ आ गई? क्योंकि मैग्नेट का जो फोर्स है उसका कोई फॉर्मूला बना नहीं है, बात समझ आ गई। लेकिन ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो हमें कहां से मिला है? करंट एलिमेंट से, उसके फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? वो हमारे पास है, ठीक है। इट इज द फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू करंट एलिमेंट। चलिए, तो क्या ये बात समझ आ गई? ओके, तो ये जो समझ लीजिए ये होता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। ये आया कैसे ये हम आपको बताएंगे, इसको ड्राइव करेंगे। लेकिन ये समझ लीजिए अगर एक वायर है उसके अंदर करंट है तो वो क्या करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरे करंट एलिमेंट पे कितनी फोर्स लगाएगा? ये फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। ऐसे ही मैग्नेटिक फोर्स ऑन, अब जरा बेटा एक बात समझिए, करंट है क्या? आपको मालूम है करंट है, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, मूविंग चार्ज। तो करंट, बात समझ रहे ना, करंट एलिमेंट पे फोर्स लगेगा, यानी करंट के अंदर जो चार्ज चल रहे हैं उस पे फोर्स लगेगा। तो कई बार ये भी आपको पता होना चाहिए, नंबर 1 और नंबर 2, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इन दो फॉर्मूलों पर ही बेस्ड है, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट एलिमेंट, इट इज द फोर्स अप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, तो इट इज द फोर्स एक्ट ऑन मूविंग चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डीपली, लेकिन ये दो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में हम दो ही बातें पढ़ेंगे, फोर्स ऑन करंट एलिमेंट बाय द मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये दो बातें, ये दो फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है। हाँ, बाद में हम इनको ड्राइव करेंगे, देखेंगे कैसे आए। ओके, चलिए। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आपको क्लियर हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड दो चीजों पे फोर्स लगाता है, किस पर? नंबर 1 एक करंट कैरिंग वायर पे यानी करंट एलिमेंट पे, और दूसरा एक मूविंग चार्ज पे। ओके, तो ये क्लियर हो गया। चलिए इनको नोट कर लिया होगा आपने, मैग्नेटिक फोर्स। हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। आपको 11th क्लास में वेक्टर पढ़ा होगा, A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, याद आ गया? तो जरा ध्यान देना, अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे BIL, तो यहां पे B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है? करंट, और L क्या है? वायर की लेंथ। बताएंगे ये सारी बातें और आगे। तो यहां पे 3 क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और लेंथ। तो इन और डेफिनेट है यहाँ पे क्या है? साइन थीटा।
तो बता सकते हो इन तीनों में कौन वेक्टर और कौन स्केलर है? तो प्यारे बच्चों, इसमें जो i है वो क्या है? स्केलर है। i क्या है? स्केलर। और बाकी ये दोनों क्या मान लिए जाएंगे? वेक्टर। तो आप कहोगे सर लेंथ तो स्केलर क्वांटिटी होती है। लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन उस वायर, ये जो करंट की भी तो कोई ना कोई बेटा डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन हम किसके साथ ले लेते हैं? L के साथ ले लेते हैं। ओके, तो यहां हम जरा ध्यान देना, क्या लेंगे? I L क्रॉस B। देख लीजिए साइन कहां चला गया? क्रॉस प्रोडक्ट में। ठीक है, ऐसे ही यहां हम क्या लेंगे? F इज इक्वल टू, इन तीनों में कौन स्केलर है? चार्ज। चार्ज स्केलर है, तो V क्रॉस B। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये दो फॉर्मूले पहले से ही, हम इससे पहले आगे के टॉपिक पढ़े तो उनसे पहले ही आपको ये दो फॉर्मूले क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि क्रॉस में कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो मैं आपको कहता हूं हमेशा B लास्ट में लिखो। B को क्या लिखो? लास्ट में। स्केलर क्वांटिटी बाहर, तो डेफिनेटर जो बचा हुआ है वो क्या आएगा? पहले आएगा। चलिए, तो यार आपने सीख लिया। ओके, चलिए बच्चों, एक नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। आप कहेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा तो है, अभी समझ जाएंगे। कई बार एग्जाम में आपसे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन पूछ लेता है कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए। डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे? लेट्स सी। देखिए, हम कहते हैं लेट अ चार्ज Q, let a charge Q move in a magnetic field B with velocity V in perpendicular direction। हमने कहा एक चार्ज है, वो v वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है? मूव करता है। ठीक है, और कितने डायरेक्शन से? परपेंडिकुलर डायरेक्शन से। ठीक है, तो जरा ध्यान देना, वी हैव, आपके पास क्या फॉर्मूला है? मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है? F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। तो थीटा का काम कौन करेगा? 90 डिग्री। तो F क्या हो जाएगा? QVB। ओके, क्योंकि हमने एक कंडीशन पहले अप्लाई कर दी कि जब वो एंटर करेगा तो कैसे करेगा? 90 डिग्री बनाते हुए करेगा। ओके, तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। हमसे पूछा गया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो मैं B को क्या लिख लूं? क्या मैं B को लिख सकता हूं F ओवर QV? मैं B को क्या लिख सकता हूं? F ओवर QV। बात समझ आ गई? ओके, अब एक बात बताइए, लेट फोर्स को क्या ले लो? 1 न्यूटन, Q को क्या ले लो? 1 कूलम, और वेलोसिटी को क्या ले लो? 1 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ गई? तो B क्या हो जाएगा? B हो जाएगा 1 न्यूटन अपॉन 1 कूलम इंटू 1 मीटर पर सेकंड। क्या ये बात समझ आ गई? तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है, इसको लिया गया 1 टेस्ला। क्या माना गया? 1 टेस्ला। ये जो पूरी क्वांटिटी है, इसको क्या मान लिया गया? 1 टेस्ला। तो बोर्ड में ये अपना आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला। रट लीजिए इस चीज को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या मानी गई? टेस्ला। साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला, वहां से ये लिया गया। ओके, तो अब जरा मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन बनाइए। तो देखिए क्या डेफिनेशन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए, when a charge of 1 coulomb moving with velocity 1 meter per second
experience 1 Newton force by a magnetic field, then the value of magnetic field will be 1 Tesla. समझे बात आ गई? अगर एक 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाए और कितना फोर्स एक्सपीरियंस करे 1 न्यूटन, तब उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 1 टेस्ला होगी। क्लियर हो गया? तो लिख लीजिए, इफ 1 कूलम चार्ज मूविंग with 1 meter per second velocity perpendicular, if 1 coulomb charge moving with 1 meter per second velocity experience 1 Newton force, ऐसे लिखेंगे, if 1 coulomb charge moving with velocity 1 meter per second perpendicular to the magnetic field and experience 1 Newton force, then the value of magnetic field will be 1 टेस्ला। समझ लीजिए। तो ये मैंने आपके बेटा 2 क्वेश्चन तैयार करा दिए, 2 नहीं 3 क्वेश्चन तैयार करा दिए। बोर्ड में अगर आपसे पूछ लिया जाए डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो इस क्वेश्चन के चांसेस क्या हैं? 0%। आज तक कभी नहीं पूछा गया, लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में है कि मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करें, ठीक है। लेकिन क्या क्वेश्चन 100% आ सकता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और ये भी आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन 1 टेस्ला। 1 टेस्ला को क्या कीजिए? डिफाइन कीजिए। तो ये 2 अपने आप में क्या है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ओके, तो एसआई यूनिट क्या होती है इसको नोट कर लेते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? टेस्ला। ठीक है, और कई बार टेस्ला भी होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट भी होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और होती है गॉस, और कई बार दोनों में क्या पूछ लेता है? रिलेशन। तो याद रखना एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ये बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट टेस्ला, और बेटा 1 टेस्ला जो होता है वो होता है 10 की पावर 4 गॉस। गॉस भी क्या है? गॉस इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस, और दोनों में क्या रिलेशन है? 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस। क्लियर हो गया ये बात? तो पेपर में अगर आ जाए 1 टेस्ला क्या है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? टेस्ला। टेस्ला और गॉस क्या कोई और यूनिट होती है? यस, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला, सीजीएस यूनिट गॉस। क्या दोनों में कोई रिलेशन है? बिल्कुल। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की पावर 4 गॉस, या उल्टा भी बोल सकते हैं 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, 1 गॉस इज इक्वल टू 10 की पावर -4 टेस्ला। एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1 गॉस इज इक्वल टू हाउ मच टेस्ला, 10 की पावर -4 पे टिक कर देंगे, या 1 टेस्ला इज इक्वल टू हाउ मच गॉस, तो 10 की पावर 4 पे टिक कर देंगे। और बेटा 1 टेस्ला क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन बोर्ड में आपसे कई बार पूछी जा चुकी है। डिफाइन 1 टेस्ला, तो क्या बोलेंगे? When 1 coulomb charge move with velocity 1 meter per second in a magnetic field perpendicular direction and experience 1 Newton force, then the value of magnetic field be 1 Tesla. अगर 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाके 1 न्यूटन फोर्स को महसूस करे, तब ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? 1 टेस्ला। क्या ये बात समझा में? तो दिस इज ऑल अबाउट मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने आपको क्या पढ़ाया?
मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा दिया बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट और CGS यूनिट दोनों में रिलेशन, और 1 टेस्ला क्या होता है ये मैंने आपको पढ़ा दिया। चलिए, इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं। जब आप ये चीज लिख लें, उसके बाद एक टेबल है, ये मैं आपको दिखा देता हूं चैप्टर 4 में पेज 134 पे। लेट मी मेक यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। देखिए, ये टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है कई बार ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अलग अलग चीजों का मैग्नेटिक फील्ड का ऑर्डर पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो इसमें जैसे एक है ऑन द अर्थ सरफेस, बोर्ड में ही आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ की सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आंसर है 10 की पावर -5 टेस्ला, ठीक है। आंसर क्या है? 10 की पावर -5 टेस्ला। तो वैसे तो अगर आप चाहें सारा याद करें, लेकिन इसको जरूर याद कर लें, ठीक है। मैं लिख देता हूं, यही एक शॉर्ट नोट्स बना देता हूं, नोट कर लेंगे इस चीज को। मैग्नेटिक फील्ड एट अर्थ सरफेस, हमारी अर्थ सरफेस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो प्यारे बच्चों, हमारी अर्थ की सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड है 10 की पावर -5 टेस्ला, 10 की पावर -5 टेस्ला। और अगर गॉस में कन्वर्ट करें तो 10 की पावर -1 गॉस। क्या ये वीडियो आपको विजिबल है? यस, ये आपको विजिबल है, ठीक है। तो वैसे तो प्यारे बच्चों ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल आपको दिखाई दे रहा होगा, ये टेबल। तो मेरी सलाह तो यह है कि एक बार सभी को आप देख लेना, लेकिन ऑन द अर्थ सरफेस तो आप जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक चीज रह गई है, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन को और जरा देख लेंगे, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, आज का लास्ट टॉपिक करते हैं। फिर अगर हमसे पूछा जाए डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं कैसे फोर्स की, ऐसे फोर्स की जो फोर्स हमें कहां से मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड से। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा, तो बेटा उसके 2 रूल हम बोलते हैं। नंबर 1 फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और दूसरा होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और दूसरा होता है राइट हैंड रूल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बोलेंगे नंबर 1 फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं, और दूसरा राइट हैंड रूल से हम पता कर सकते हैं। अब ये दोनों होते क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूं बेटा, ठीक है। तो लेट्स सी, सबसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल, और अगर आपसे पूछ लिया जाए राइट हैंड रूल क्या होता है, इसको राइट हैंड पाम रूल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे एग्जाम में यही बन सकता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कर सकते हैं, या वो कौन सा रूल है, नेम द रूल बाय विच वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो वी हैव द 2 आंसर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, या जिसका दूसरा नाम क्या है, राइट हैंड पाम रूल। तो दोनों को समझ लीजिए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो इसमें ये कहता है
कि जो थंब है, देखिए जो थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, और जो फर्स्ट फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा वेलोसिटी को। ठीक है, क्लियर हो गया? फ्लेमिंग लेफ्ट